मुल्की सियासी फजा को बेहतर बनाने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश के बाद पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से मुतजाद बयानात ने मामले को मजीद पेचीदा बना दिया है। एक तरफ तहरीक आईने पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज पर बैठना चाहती है तो अगले ही सांस में बानी पीटीआई की हमशीरा इसे वीटो कर देती हैं। इस पर फौरन शेख वकास अकरम मोहर सब्त कर देते हैं। उधर बैरिस्टर गोहर और सलमान अकरम राजा 190 डिग्री यूटर्न लेकर महमूद अचकजई के हाथ में मुज़ाकरात का झंडा थमा देते हैं। अब टीटीएपी के तर्जुमान अखुनजादा हुसैन ने दावा किया है कि बानी पीटीआई ने महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी और उनके साथी कोट लखपत में कैद पीटीआई रहनुमाओं को असल निजात दहिंदा करार देने की दौड़ में हैं। सवाल ये है कि 1 पाउंड गोरिल्ला कौन है जो इस गुत्थी को सुलझा सके। पाकिस्तान में मौजूद बेशुमार सफेद हाथियों की फहरिस्त में शुमार इदारा PIA का कंट्रोल निजी शोबे को दे दिया गया। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की कामयाब बोली लगाकर PIA के 75% हिस्से खरीद लिए। इदारा तो बिक चुका है, लेकिन कहा जा रहा है कि द डेविल इज द डिटेल्स। क्या वाकई ऐसा ही है? इन तमाम इश्यूज के साथ साथ दीगर मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों पर तफसील से रोशनी डालेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज की बात सेठी के साथ। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, वो टीना सानी का मुझे गाना याद आ रहा है, कोई बात करो, कोई खुशबू जैसी बात करो। मुझे डर लग रहा है आपके सामने। क्यों? डायलॉग का मामला दोबारा खोलते गए, आप मुझे कहेंगे कोई नई बात अगर करो। आपने फिर इमरान खान की बात की तो मैं उठ के चला जाऊंगा। नहीं, इमरान खान की नहीं, मुज़ाकरात की बात करेंगे हम। अच्छा, अब आप वो बारीकियों में जा रहे हैं ना। देखें, इमरान खान मतलब है कि साहब, इमरान खान का नाम भी नहीं ले सकते, बात भी नहीं करनी, मगर करनी भी करनी है। ऐसा ही है ना? नहीं, नाम भी लेते हैं, उनकी बात भी करते हैं। अच्छा। लेकिन क्योंकि वो मुज़ाकरात की बात अब नहीं करते और इख्तियार उन्होंने मुज़ाकरात का महमूद अचकजई साहब को दे दिया है, तो थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है मुज़ाकरात डायलॉग के मामले पे। सी साव वाली पोजीशन जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है दोबारा। हमने आपसे बहुत बार इससे पहले सवाल किया कि क्या बनेगा मुज़ाकरात का। कभी हुकूमत भाग जाती है, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मानती। अब जो पिछले हफ्ते डेवलपमेंट हुई, जब हमने शो किया, तब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उनके प्लेटफॉर्म से कुछ डिमांड्स सामने रखी गई, जिसमें महमूद अचकजई साहब ने ये भी कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं अगर बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात करवा दी जाती है। इसके अलावा 8 फरवरी के हवाले से कुछ उन्होंने लाहे अमल का ऐलान किया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने भी एक्सटेंड कर दिया है दोस्ती का हाथ कि जी हम भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं अगर आइन और कानून के दायरे में रह के हों। रुक जाओ, ये चौथी दफा उन्होंने किया है। हाँ, कुछ कह रहे हैं चौथी बार और इख्तियार वली साहब कह रहे हैं 7वीं बार। अच्छा, उन्होंने तो मतलब पूरा दिल खोल नई दिया। बात तो नहीं है। हाँ, नई बात उनके बकौल नहीं है। लेकिन नई बात ये कि अब ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से महमूद अचकजई साहब ये बात कर रहे हैं और उनके हमरा दीगर पार्टीज़ भी हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पार्टी को, दीगर पार्टीज़ भी छोटी छोटी अपनी रिप्रेजेंटेशन रखती हैं वहाँ पर। फिर हमने ये देखा कि वज़ीर आज़म की तरफ से दोबारा मुज़ाकरात की पेशकश उस वक्त के बाद आई जब अता तारड़ साहब ने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि अब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात करें। जहनी मरीज़ का जब आपस में वो एक्सचेंज हुए, अलकाबाद, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और राना सनाउल्लाह कहते जा रहे हैं कि हम तैयार हैं करने के लिए। हाँ, उन्होंने भी पहले कहा कि कम अज़ कम इस ट्वीट के बाद या इस तरह की लैंग्वेज के बाद नहीं, लेकिन अब फिर से वो आ रहे हैं उस तरफ, थोड़ा सा रिदम बन रहा है। तो और नून लीग के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं, साद रफीक साहब, जैसे उन्होंने पिछले दिनों अपने वालिद की बरसी के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया, बरसी की तकरीब थी, उसमें उन्होंने जर्नलिस्ट को भी इनवाइट किया और उन्होंने नवाज शरीफ साहब से कहा कि आप इनिशिएट करें। हाँ, तो मतलब है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी जी ये इशारे आ रहे हैं कि हम तो तैयार हैं। हाँ। मगर सिमिलरली कुछ गवर्नमेंट के स्पोक्समैन है जो कह रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, तो माफी दोनों के चीजें चल बगैर, रही माजरत या नदामत के बगैर, तो दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। जी, तो पीटीआई में भी तो 2 या 3 चीजें साथ साथ चल रही हैं। वही, उसमें 2 या 3 चीजों में नई एंट्री है नेशनल डायलॉग कमेटी जो फवाद चौधरी साहब की। और नेशनल डायलॉग कमेटी इज फुल ऑफ नॉन एंटिटीज, नाइदर हियर नॉर देयर, आल्सो रैन। ऐसा भी नहीं है सेठी साहब, महमूद मौलवी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं, सब फारग लोग फवाद हैं। चौधरी साहब। अरे वो कह रहे हैं हमें गैर मामूली कामयाबी मिली है पिछले 3 हफ्तों में। अच्छा, हाँ जी, वाह, हाँ जी, कोट वो क्या लखपत के मिली? दरवाजे उनके लिए खुलते हैं, वो बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, अयादत करते हैं। अडयाला के लिए इतने कष्ट करने पड़ते हैं मुलाकात के, लेकिन कोट लखपत के लिए नहीं करने पड़ते। तो फिर उनको क्या तीर मारा उन्होंने अगर वो चले गए हैं कोट लखपत? तो वो वहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब से बातचीत कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर असीरान की रिहाई के लिए इकदाम कर रहे हैं और अब तो अगले मरहले में सदर से, वजीर आजम से, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात का इरादा रखते हैं फवाद चौधरी साहब। उनके इरादे अपनी जगह पे, अगर मुलाकात होगी तो देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी? वो यही कहेंगे, होगा। वो कहेंगे जी हमने इनकी बात सुन ली है। और मगर आई वुड बी सरप्राइज्ड फ्रैंकली
प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर्स जो हैं, आई वुड बी सरप्राइज कि अगर वो फवाद चौधरी और उनके ये 3 मेंबर कमेटी को वो मिल लें। आई थिंक इससे प्राइम मिनिस्टर इज अबव, किसी को नॉमिनेट कर दें इनको मिलने के लिए, अगर करना ही है तो आई वुड बी सरप्राइज्ड। बट अगर करते हैं तो चलो बड़ी अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं है, मिलने में तो कोई हर्ज नहीं होता। वो सियासतदान कहते हैं ना कि हमारे दरवाजे सब हर वक्त खुले होते हैं, मगर बात ये इनकी हैसियत क्या है, ये तुम बताओ ना, इनकी क्या हैसियत है? हैसियत तो बन जाती है जब भी आपने ब्रिज बनना हो दो पार्टीज के दरमियान, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुंजाइश तो पैदा हो ही जाती है। आपका कोई क्या ख्याल है कि पहला कतरा बनता है। आपका ख्याल है ये इन्होंने एक दिन रात को उठे हैं, ख्वाब आई है कि जी अब चलें और जाके कर लें नहीं, कोई? ऐसा तो नहीं। और इशारों आपका को ख्याल है कि फिर ये उठ के आ गए हैं और ये बयानबाजी शुरू हो गई है और दरवाजे खुलने शुरू हो गए इनके लिए? तो फिर क्या आपका क्या ख्याल है, ये क्यों एक्टिव हो गए? ऐसा कुछ भी नहीं है। या तो ये है कि ये उन लोगों में से हैं जो सबसे पहले भागे थे छोड़ के और उसके बाद माजरत भी की थी कि हमसे गलतियां हुई हैं, ये हुआ वो, ऐसे ही है ना? हाँ, ये तो ये फिर इनको किसने कहा कि चलो ये शुरू करो एक दफ़ा फिर तुसी? और उनके रास्ते भी खुल रहे हैं, उनके लिए दरवाजे भी खुल रहे हैं, ये मानी खेज है। लेकिन उससे पहले वो चीज़ जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आई, जब इमरान खान साहब ने एक तरफ तो मुज़ाकरात से इनकार किया, दूसरी तरफ इख्तियार भी महमूद अचकज़ई साहब को दे दिया। तो अब ये बताएं कि आप हैरान नहीं हुई थी ये जब इख्तियार दे दिया? अचकज़ई साहब तो हमेशा हार्ड लाइन लेते थे। अचकज़ई साहब इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियन। अच्छा, उनके बाद मुझे लगा वो पहले से थे। नहीं, वो थे पहले से ही। हाँ। मगर अब क्योंकि खान साहब फ्रंट फुट पे आए हुए हैं और तो इनको थोड़ा सा नंबर 2 पे ले आए हैं। तो और उनको अब ये उनकी तरफ से ये बात आ रही है कि मुज़ाकरात के करेंगे, हम तैयार हैं पार्लियामेंट के अंदर करने के लिए। तो फिर आप सोच ही लें क्या हो रहा है। और देखें, उन्होंने ये बात की कि नए मिसाक की ज़रूरत है, अगर हुकूमत हाथ आगे बढ़ाए तो मैं इस मिसाक के ऊपर इमरान खान के सिग्नेचर ले लूँगा, उनसे अप्रूवल ले लूँगा अडयाला जाके। मेरा यहाँ सवाल यह है कि अगर ये सिलसिला चलता है, एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी समझ लें, नए चार्टर की बात ये ऐसा नया चार्टर बनेगा ही नहीं, मैं आज आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इसके अंदर हमेशा कोशिश पीटीआई की होगी कि किसी न किसी तरीके के साथ एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट किया जाए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और सवाल ही पैदा नहीं होता कि शहबाज शरीफ साहब इसका हिस्सा बनेंगे किसी ऐसे डॉक्यूमेंट का जिसमें एस्टैब्लिशमेंट को अटैक किया जाए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो बात वहाँ रह जाएगी। बाकी ये है कि जी हाँ हम चाहते हैं जमहूरियत हो, ये हो वो हो, और जनरल टर्म्स वो तो हो ही सकता है, दैट्स नॉट अ बिग डील। और उसके साथ इनको क्या मिलेगा पीटीआई को? कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जो है ना, वो बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जी खान साहब को कन्विक्शन हुई हुई है, उनकी आप बात मत करें, पहली बात। इनकी मजबूरी है कि उसके बगैर कोई बात नहीं बनती। हाँ, लेकिन अब की बार उन्होंने मुतालबा नहीं किया। अभी अभी छोड़े ना, जब वक्त आता है तो मुतालबा हो जाता है ना। अच्छा। अभी तो सिर्फ ओपनिंग क्रिएट कर रहे हैं ना, जब बैठेंगे तो सबसे पहले ये आएगा। चलो, ये मेरी भी प्रेडिक्शन है। नंबर 2, गवर्नमेंट कहती है कि ये आप फॉर्म 47 बंद करें, नॉनसेंस। कॉन्स्टेंटली आप एस्टैब्लिशमेंट को तो ठीक है, आप पीछे हट जाते हैं जी। आप कहते हैं जी हमारे कंट्रोल में नहीं है सोशल मीडिया, ये वो। तो अब ये 47 वाली बात भी तो बंद करें ना। मतलब क्या है कि हमारी लेजिटिमेसी को एक्सेप्ट करें। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं है कि 47 की आप बात बंद करें। मतलब ये है कि जो पिछली इलेक्शन है तस्लीम करें दैट वाज अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसकी वजह से रिजल्ट्स ऑफ दैट हुआ। तो ये गवर्नमेंट बैठी हुई है जी। थर्ड इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि अब हम पूरा 5 साल बैठेंगे। ये चीज़ें तस्लीम करें आप। अच्छा, कि वी एक्सेप्ट दिस। और गवर्नमेंट लिखवाएगी इनसे अगर ये आएंगे वहाँ। इसलिए ये वहाँ आएंगे ही नहीं, क्योंकि इनका मौक़िफ़ तो ये है ना कि जी आपकी गवर्नमेंट ही इलिजिटिमेट है। हमें बताएं, अगर हम इमरान खान की बात नहीं भी करते तो हमें बताएं अगली इलेक्शन कब देंगे आप। ये तो है मुतालिबात में तो फिर शामिल, नए देखिए ना, जब वो इंतखाबात, नए गवर्नमेंट ये चीफ कहती है इलेक्शन ना कि कमिश्नर। आप फॉर्म 47 की बात नहीं करेंगे, उसका ये मतलब है यू एक्सेप्ट दिस गवर्नमेंट, इट इज़ लेजिटिमेट गवर्नमेंट एंड वी विल स्टे फॉर द फुल 5 years। अच्छा, आपने अगर कोई बात करनी है अबाउट हाउ द नेक्स्ट इलेक्शन विल बी हेल्ड, वो हम बात करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई आप वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वो तो कब से गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे साथ बैठे इलेक्शन कमीशन के बारे में मुज़ाकरात कर लें, ये कर लें, वो कर लें। प्रोसीजर उनका भी रहता है ना, बाकी वो तो सब गवर्नमेंट हमेशा तैयार रहती है उस चीज़ के लिए, मगर ये आते नहीं है उधर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये बातें हैं, दिस इज जस्ट टू कीप द बॉल इन द एयर, जो अंग्रेजी का मुहावरा ना, बॉल रोलिंग, बॉल इन द एयर, ताकि सोचे कि जहाँ बॉल गिरेगा, कब गिरेगा, वहाँ जा पहुँच के और किक मारे और गोल के अंदर चली जाए। गेंद ये ग्राउंड पे अब गेंद अगर आता है तो वो तो गवर्नमेंट के फुट में है ना। जी जी।
तो वो तो इनको गेंद मिलेगा नहीं। गवर्नमेंट तो ये अपने लोगों को इधर उधर फेंकती रहेगी, इनके हवाले तो आएगा नहीं, ये तो गोल में जा ही नहीं सकते। और अलबत्ता अगर गेंद हवा में है तो फिर कहीं भी गिर सकता है। ठीक। तो इनकी ये कोशिश है टू कीप द बॉल इन फ्लाइट so that when and where it lands they are there and they can kick it to the goal post. That government will not allow. गवर्नमेंट की तकलीफ यही है कि गेंद को ये सारा वक्त हवा में रखना चाहते हैं। उछालते रहें। वो इसलिए बिकॉज खबर तो उसी की बनती है ना, कहाँ गिरेगा, कौन आएगा, हेडर होगा, फुटर होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। सो आई थिंक द गवर्नमेंट बेसिकली सेज कि सच छड़ दियो गल्ला, अच्छा, और लिव एंड लेट लिव, चुप करके पार्लियामेंट में आके और कोऑपरेट, एंड आपको बिल्कुल इजाज़त है बोलने की, ये करने की, वो करने की, आगे भी जो हमने चीज़ें करनी है मिल के कर लें। बी ए लॉयल ऑपोजिशन, नॉट ए डिसलॉयल ऑपोजिशन। अच्छा, ऑपोजिशन का रोल तो यही होता है ना, लॉयल ऑपोजिशन, लॉयल टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लॉयल टू द सिस्टम। तो ये तो सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने में फिर लगे हुए हैं। तो एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ ये है कि ये खान साहब के जो ट्वीट्स आते हैं, खान साहब की जो मौक़िफ़ है, जो अफरीदी साहब लेके बैठे हुए हैं, जो उनकी बहन लेके बैठी हुई है, उसका क्या होगा? उसका कुछ जवाब देंगे ये? क्या ये पार्टी 3 हिस्सों में स्प्लिट अप है? एक हिस्सा जो है वो कोट लखपत है जी, जो तैयार हो गए हैं बात करने के लिए, और वो अपनी रिहाई चाहते हैं अपनी, और शायद उन्हें इस बात का भी एहसास हो गया कि इमरान खान की जो अग्रेसिव स्ट्रेटजी है वो फेल हो गई है, वो नहीं चल रही। पर खान साहब तो ये सुनने के लिए तैयार नहीं है ना जी ना। तो अब इसीलिए गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस कर दिया कि अभी फौरी तौर पे हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे टू मीट खान साहब। जी जी, फरवरी तक तो इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट आर सेइंग कि ठीक है, बातें हमसे करें ना, उधर ना जाएं आप जहां आपको कहा आपने नहीं जाना। आप हमेशा उधर जाते हैं, उधर से कोई नई गोली ले आते हैं आप, और फिर आप शुरू हो जाते हैं। अच्छा, दैट डजंट हेल्प। तो आपने अगर मुज़ाकरात करने हैं तो वो जो सोर्स है उसको बंद किया जाए ना, जो सारा काम खराब करता है। ठीक। तो ये दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ। तो अब कोट लखपत वाले जो हैं, फवाद चौधरी वाले जो हैं अपने, और अचकज़ई साहब जो हैं, अब मैं आपको बताऊँ, अचकज़ई साहब इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू द एस्टैब्लिशमेंट। वो उनके जो फाइल है ना इतनी मोटी है उनकी, ठीक है, इज ऑलवेज बीन सीन एज एन एंटी पाकिस्तान नेशनलिस्ट। अच्छा, ठीक। अब वो ही इज अ वन मैन शो, सिंसियर आदमी है, वन मैन शो। अच्छा, वो अब पीटीआई का सहारा लेके अपने उनके स्टेचर बढ़ रहा है। अच्छा, खान साहब ने उनको उधर बैठा दिया है कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे आप। इधर उन्होंने अफरीदी साहब को कर दिया, जिसका मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था, हार्ड लाइन लेने के लिए। सुहेल अफरीदी, अफरीदी साहब तो अभी भी वही ले रहे हैं लाइन। वो तो फवाद चौधरी की लाइन मानते ही नहीं है। हाँ, अलीमा नहीं मानती फवाद चौधरी की लाइन। जी। तो फवाद चौधरी जो है फिर किसकी लाइन लेके आ रहा है? हाँ, तो लेकिन इसलिए वो, आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू गो एनीवेयर अच्छा, बिकॉज ऑफ ऑल दीज डिविजन्स एंड ऑल दीज इश्यूज। बट एनीवे, हाँ, लेकिन उसमें हम ये देख रहे हैं कि सुहेल अफरीदी साहब ने भी ये कहा है कि बानी ने सारे इख्तियारात अल्लामा नासिर अब्बास को दिए हैं और महमूद अचकज़ई साहब को दिए हैं। तो महमूद अचकज़ई साहब ने तो हुकूमत की तरफ हाथ बढ़ा दिया है और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म भी आमादा हो गए हैं। तो किसी न किसी हद तक अगर बातचीत के लिए एक मेज़ सजती भी है तो क्या वो अडयाला का दरवाज़ा खुलवा सकेगी? अडयाला का दरवाज़ा कोई नहीं खुलवा सकता। ये बदकिस्मती है हमारे इस सूरत हाल की कि अडयाला का दरवाज़ा खुल नहीं सकता। कोट लखपत के दरवाजे खुल सकते हैं, जब चाहें आप खोल देंगे, बिकॉज वहाँ तो सारे लोग जो हैं वो तो ऑलरेडी बागी हो चुके हैं अगेंस्ट खान साहब, इसलिए वो तो खोल देंगे। खान साहब तो आइसोलेट हो गए हैं इस वक्त, सवाए उनकी बहन के। बाकी लोग जो इधर उधर से घूम रहे हैं उनको समझ नहीं आ रही कि हम कैसे लोगों को इकट्ठा करेंगे, कैसे टक्कर लेंगे एस्टैब्लिशमेंट के साथ। कहना तो बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। तो सिर्फ साहब, ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आपने कहा कि वो कभी भी अपने स्टांस से नहीं हट सकती, क्योंकि यही स्टांस उसको पॉपुलर किए हुए है। इमरान खान साहब की जो स्टैंडिंग है वोट उसकी वजह से है। बट मीनवाइल अगर महमूद अचकज़ई साहब इमरान खान साहब के लिए कोई ज़मीन हमवार करते हैं और कोई रास्ता निकालते हैं तो ये तो पीटीआई के लिए भी फेस सेविंग है, और इसको अप्रूव करना या इसके साथ खड़े रहना अलीमा खानम साहिबा के भी काम आएगा और इमरान खान साहब के भी काम आएगा। इस रास्ते से इस्टेब्लिशमेंट के साथ और हुकूमत के साथ बात बनाई जा सकती है। आप नहीं बनाई जा सकती ना, यही तो आप लोगों की गलतफहमी है। आप इस्टेब्लिशमेंट का जहन प्रैक्टिस को पहचानते नहीं आप लोग जब आप ऐसी बातें करते हैं हवा में। ये खुश पता नहीं, दिस इज विशफुल थिंकिंग। ओके, इफ दिस इज विशफुल थिंकिंग कि काश को बात हो जाए। ये ना बाहर जाओ तो इमरान खान के तो बाहर आ रहे हैं, हाँ जी, वो सारे लगे हुए इस उम्मीद के ऊपर कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ठीक, कोई रास्ता नहीं है। अच्छा,
ये बातों के साथ खान ने बाहर नहीं निकलना। अच्छा, खान को कोई ट्रस्ट नहीं करता और खान किसी को ट्रस्ट नहीं करता। चले आप देखें इसमें थोड़े से इशारे हैं। अब वो कह रहे हैं असद कैसर साहब कि अपने लिए कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, ना ही बानी के लिए कोई मुतालबा किया। हालांकि इससे पहले पहला मुतालबा बानी की रिहाई का था। इमरान खान साहब रहते हैं जेल में, या चले उनको सब जेल में कहीं भी मुंतकिल कर दिया जाता है। शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा होकर पैरोल पे बाहर आ जाते हैं और वो सबके साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाते हैं। तो माइनस फार्मूला हम एक्शन में देखेंगे। तो इस सूरत हाल में कोई आयशा, there is no -1. PTI is Imran Khan is PTI. शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, neither here nor there. PTI में हैं तो they are here, PTI में नहीं है तो they are nowhere. कोई -1 नहीं है। अवाम इनके लिए खड़ी नहीं है। अवाम एक ही बंदे के पीछे है। There is not behind any of these Johnnies. Okay? इनमें से बड़े शरीफ लोग हैं। शाह महमूद जैसा शरीफ आदमी नहीं है, कोई इसमें शक ही नहीं है। ठीक, बट देखे बेचारा, उसने सारी उम्र पॉलिटिक्स ऑफ एजिटेशन नहीं की। ऑलवेज स्टेड क्लोज टू द एस्टैब्लिशमेंट। ठीक जी, तो जब तक ये चल रहा था तो ठीक था, मगर अब ये है कि ही इज बीन पुश्ड इनटू अ कॉर्नर। अब वो जेलें काट रहे हैं, क्योंकि खान साहब जो है वो जेल काट रहे हैं, तो इन लोगों को भी जेलें काटनी पड़ेगी। अब बेचारे शाह महमूद ने तो मे के हिस्से में उनका तो रोल ही कोई नहीं था जी, इसीलिए तो उनको क्विट भी कर दिया गया। तो हाँ, मगर वो फिर भी रखा हुआ है ना जेल में। शाह महमूद, जिस दिन मैं आपको बताऊं, अगर तो पीटीआई ने जिंदा रहना है एज अ पॉलिटिकल फोर्स, तो वो खान के पीछे ही हो सकती है। खान का कोई जानशीन नहीं है, कोई नहीं है। अलीमा खानम को भी नहीं समझते आप? अच्छा, अगर खुदा न खास्ता खान साहब साइड स्टेप हो जाते हैं फॉर वन रीजन और अनदर, और इज नो लॉन्गर द हेड ऑफ पीटीआई, वट एवर रीजन, पीटीआई के पास कोई लीडर नहीं है जिसके पीछे सब खड़े हो जाएंगे। ये जो सारी आवाम खड़ी है ना, ये किसी एक लीडर को नहीं मानती। इसीलिए तो इतने डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, सिर्फ एक बंदे के पीछे हैं ये। एंड दैट इज व्हाई पीपल टॉक अबाउट अ कल्ट ऑफ इमरान खान। इमरान खान इज द सोल स्पोक्समैन एंड सो ऑन। तो ये जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की और गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि किसी तरीके से इमरान खान से जान छूटे। अच्छा, और पीटीआई बिल्कुल लाइक अदर पॉलिटिकल पार्टीज मैदान में आए, बिकॉज दे नो विदाउट इमरान खान तो वोट कितने बनना है, फिर की होएगा। फिर शाह महमूद अपनी कंस्टिट्यूंसी जीत जाएगा, वो फलाना उधर से जीत जाएगा, मगर स्वीपिंग शिपिंग तो कोई नहीं होनी, मैनेजेबल हो जाएगा ना सारा। जी जी, ठीक, पीपल विल स्विच इमीडिएटली टू व्हाट इज इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। इस वक्त लोगों को पता है टू सपोर्ट इमरान खान इज नॉट इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट, बिकॉज वो तो जेल में है, उसका कोई फ्यूचर भी नज़र नहीं आ रहा है सियासी तौर पे। अवाम फिर भी उनके साथ है जी। तो अगर वो फॉर वन रीज़न और अदर नहीं होते, तो फिर अवाम तो फिर चली जाएगी ट्रेडिशनल रूट्स के ऊपर। देयर इज़ नो वन टू फॉलो अप। राइट, पीपल्स पार्टी का बेनज़ीर थी ना जी, बेनज़ीर हैड टू पे द प्राइस ऑफ अ लाइफ फॉर जरदारी टू गेट द वोट एंड देन बिलावल। तो यहाँ तो कोई सिचुएशन है ही नहीं ऐसी। एंड द सिस्टर इज नॉट अ लीडर। अभी तक तो पॉलिटिकल रोल भी नहीं है बकौल पीटीआई के, बन भी नहीं सकता, वो चीज़ ही नहीं है जो कि, एंड दैट इज़ वाई खान ये भी नहीं चाहता कि जो हायरार्की है इसकी, उसके अंदर अलीमा का कोई ख़ास रोल हो। वो तो अलीमा ने खुद रोल अपना बनाने की कोशिश की है। और मैं आपको आज बता दूँ, बुशरा बीवी विल नेवर एक्सेप्ट अलीमा, नेवर। अगर कोई जानशीन उनका बनना चाहेगा तो वो अपनी बुशरा बीवी बनना चाहेगा, बेगम को बेगम। ओके, ठीक। सो आप समझे कि ये चीज़ें बड़ी कंफ्यूजन है इस वक्त, बट फॉर दोज ऑफ अस हु एनालाइज दीस थिंग्स इज वेरी क्लियर। हाँ, अच्छा, एक ओपनिंग जो मैं देख रही थी वो ये कि फैसल वाबडा साहब का ट्वीट आया था सज़ा के बाद, इमरान खान साहब को जब सज़ा सुनाई गई थी उनकी अहलिया के हमरा एक केस में, तो उन्होंने कहा क़यामत अभी बाकी है। तो एक्चुअली बाकी केसेस की जो मदर ऑफ ऑल केसेस है वो अभी रहता है, और 9 मई के केसेस के हवाले से फैज़ हमीद साहब को भी जो सज़ा दी गई उसके एंड पे एक लिखा गया था जुमला जो मुबहम सा था। तो मैं ये आपसे इसीलिए जानना चाह रही हूँ कि जब डू और डाई का मामला आ गया, तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सिचुएशन में ये सूट करेगा कि वो TTAP के इस प्लेटफॉर्म से अपने लिए कोई सेफ रूट ले ले, सेफ पैसेज ले ले? आप नहीं समझते कि इस पैसेज को इख्तियार करना पीटीआई का वोट बैंक भी बचाएगा और उसके जो इस वक्त रिप्यूट है वो भी? ये तो आपका ख्याल है कि ये फवाद चौधरी कहाँ से लपक के आ गया? फवाद चौधरी को एक्सपेल कर दिया गया है। जी जी, वो पीटीआई वाले तो नहीं मानते, लेकिन वो कहते हैं मैं हूँ। वो जो मर्जी कहें, पीटीआई तो उनको नहीं एक्सेप्ट करती ना, रैंक एंड फाइल नहीं एक्सेप्ट करती जी, और ना ही उनकी लीडरशिप एक्सेप्ट करती। तो अब ये कहाँ से लपक के आ गए ये और वो इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी साहब कहाँ से आ गए? मैं आपको बता देता हूँ कैसे हुआ होगा।
कैसे? बताऊं फिर? जी बताएं। देख, चौधरी साहब जो है ना, चौधरी फवाद, हाँ। ये चुप करके नहीं बैठते, लगभग इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कोई ना कोई थ्योरी, कोई ना कोई फार्मूला कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना। ये तो जॉब ना, और बेचारे क्या करें, वकालत तो ख़त्म हो गई है, वकालत तो भाई करता है। तो चौधरी साहब ने मीडियम लेवल एस्टैब्लिशमेंट टाइप्स के साथ राब्ते में हैं, अच्छा हमेशा से हैं बाय द वे, अब आज से नहीं, हमेशा से है। अच्छा उनकी जो पावर जो थोड़ी बहुत आती है, जो उनकी कोई हैसियत बनती है, वो इसी वजह से बनती है कि ही हैज़ एन इन इनटू द मीडियम लेवल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा। हाई लेवल नो, बट मीडियम लेवल। ओके और मीडियम से मैक्सिमम स्टेशन कमांडर, अच्छा सेक्टर कमांडर, ठीक है, इससे ऊपर नहीं है उनका। अच्छा, ये गए हैं उनके पास अच्छा कि यार साडा भी रोल है, ऐसी भी करिए कुछ, सानू भी बचाओ। हाँ। अब हम ये रोल अदा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, हम तोड़ सकते हैं पीटीआई को, अब ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ओके तो ये इस किस्म की ज़रूर इन्होंने बात की होगी। आगे से उन्होंने कहा होगा यार तुम कर सकते हो तो करो, सानू तो कोई इतराज़ नहीं है, मगर आप लोग जाके फिर बकरी बन जाते हैं जब आगे उधर से प्रेशर आता है। तो इन्होंने कुछ जाके फॉर्मूले शुले दिए, आप हमें एक्सेस दें, आप हमारा ये करें, या पैरोल पे रिहा करें तो हम हम सोशल मीडिया वालों को हम कहेंगे। कोशिश करते हैं कि इनको बाकी जो हार्ड लाइनर्स जी। हैं इनको धकेलें पीछे, हाँ, और हम आगे आएं। कोई आगे हम जो अच्छा बयानी है वो आगे लेके आए, रिकन्सिलिएशन का बयानी जी। है, ताकि आपके लिए जो थ्रेट पोज की हुई पीटीआई ने ये कम हो जाए। अच्छा तो इसके तो आगे से वो बंदा जो बैठा होगा वो कहेगा यार सानू की श्योर गो हेड, तो एक्सेस तो दे देना जरा, हम जरा मिल आए जाके, कर लो, मिल लो तुम, नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो बिकॉज दैट सूट्स द एस्टैब्लिशमेंट ना, अगर कोई डिवीजन हो जाए पीटीआई के अंदर तो इट सूट्स देम। अगर ऐसी कोई बातें लोग करें तो इट सूट्स द गवर्नमेंट एंड द एस्टैब्लिशमेंट। ओके, बिकॉज ये तो रिकन्सिलिएशन मीन्स डिफ्यूज हो गई डिफ्यूज द situation, हाँ। सिचुएशन ना। बिकॉज देखिए इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट क्या कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या बात हुई है, ये वो गठजोड़ की बात की वो उन्होंने। कहते हैं वी आर ऑन द वर्ज ऑफ टेक ऑफ। अच्छा उन्हें बड़ा फख्र है कि पाकिस्तान को हमने स्टेबलाइज कर लिया, हाँ और अब हमारी मईशत मुस्तहकम हो गई। मुस्तहकम होगी एंड वी विल फ्लाई, ठीक, एंड वील बी ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। राइट इसके बाद हमने यही डिस्कस करना और आप मेहरबानी करें और ये शट अप कॉल दें इन सबको जो कि डिस्टेबलाइज करने लगे हुए हैं। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट तो फवाद चौधरी और ये सब को कहा गया कि आपने अगर करना कुछ तो कर लें, हम तो रुकावट नहीं करते, अच्छा बट डोंट ट्राई टू बी एक्स्ट्रा क्लेवर। ओके इफ़ यू ट्राई टू बी एक्स्ट्रा क्लेवर विल कट यू डाउन टू साइज। ठीक है। और ये पैगाम जो है ये उधर अफरीदी साहब को भी दे दिया गया है। हाँ वो भी सुना है कि मुलाकात कर सकते नहीं, वो हैं। एक ग्राउंड में खड़े होकर धंधन आते हैं हाँ। कि हम ये करेंगे, खान की बात मानेंगे, अलीमा की बात मानेंगे, स्ट्रीट मूवमेंट के लिए ये तैयार है, हम करते हैं, सारी वो करते तैयारियां हैं। पूरी दूसरी हैं। तरफ कहते हैं कि हाँ अच्छा सही साहब तो बड़े उनको सीनियर इख्तियार आदमी दे हैं, दिया। उनको खान नहीं लगाया, उनको हमने इख्तियार दिया हुआ है, गो हेड ये हुआ है। तो ये डबल ट्रैक के ऊपर जी चल रही पीटीआई एटलीस्ट कॉन्शियसली। अच्छा ये एक कॉन्शियस डिसीजन है कि हमने अपनी हार्ड लाइन रखनी है, मगर सॉफ्ट लाइन को भी ओपनिंग देनी है। दिस इज पॉलिसी स्ट्रेटजी। राइट तो अब ये है कि बात आई कि अब चलें, ये स्ट्रीट पावर तो इकट्ठा नहीं कर सकते, वो तो इस्टेब्लिश हो गया ना जी। कि इनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है, अब कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, गोली खाने के लिए स्ट्रीट तैयार पावर है लेकिन शायद मैनेज नहीं कर सकते, वो तो 26 नवंबर देखते हुए। देखिए थियरी में स्ट्रीट पावर की बात नहीं होती ना, स्ट्रीट पावर की बात प्रैक्टिस में होती है। अच्छा कल को आप कहेंगे जी सारा केपी इनके साथ है, मगर निकलते लोग 500, 1000, 2000। तो स्ट्रीट पावर तो 2000 से नहीं डेमोन्स्ट्रेट होती ना, स्ट्रीट पावर तो 20,000 से डेमोन्स्ट्रेट होती है। ठीक है, तो एनीवे, तो मैं जो पॉइंट मेक कर रहा था कि अचकज़ई साहब अब थोड़ी सी पार्लियामेंट के अंदर वो चाहते हैं कि बातें शुरू हों। एक्टिविटी हो, लेकिन उनको नोटिफिकेशन ही नहीं आया अचकज़ई साहब का। तो अच्छा, तो नोटिफिकेशन तो डजंट मैटर नोटिफिकेशन आया नहीं आया, वो कहते हैं हम आई एम द लीडर, मेरे से बात करें। उन्होंने अपने एजेंडे के ऊपर क्या चीज़ें रखी हुई हैं और उधर से गवर्नमेंट ने अपने एजेंडे के ऊपर क्या रखा हो। जी वही जो पहले से है वही। गवर्नमेंट के एजेंडे पे तो आपको मैंने भी बता ही दिया जी क्या है। 45-47 की बहस खत्म करें, बहस खत्म हाँ, करें 5 और साल दें हमें। 5 साल दें हमें और डिस्टेबलाइज ना ना करें करें। और ये सारी धमकियाँ शमकियाँ बंद करें और चुप करके बैठे और अपने सोशल मीडिया को जिप करें, जी बिकॉज हमारे चीफ को कॉन्स्टेंटली अटैक करते हैं, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। आपका ख्याल है कि ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सोशल मीडिया की जिप करना? नो No सभी way। हाथ उठा चुके हैं, सलमान अकरम तो राजा ये साहब अपने कह चुके हैं, हमारे अचकज़ई काबू साहब में क्या नहीं करेंगे है। बेचारे? हाँ अचकज़ई साहब क्या वो तो कहते करेंगे? मैं फ़ोन पहले नहीं तो यूज़ उनका करता। प्रॉब्लम था उनको जिप करने का, उन्होंने अपने आप को जिप कर लिया है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीटीआई। ठीक है ना, मगर वो जो बाहर बैठे हुए हैं जी और जो इधर भी बैठे हुए हैं वो तो नहीं जिप होने लगे। नहीं हो सकता। अच्छा, तो अब बात ये है अचकज़ई साहब बातें क्या होंगी? ये जाएंगे लेके जी इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट कहेगी बिल्कुल करो,
हमें कोई तो इतराज़ नहीं है, मगर इनकी बात जो है वो नहीं मानी जाएगी। जो भी ये कहेंगे ना, मैं आपको बता दूं, वो नहीं मानी जाएगी। तो ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे जी हमारे साथ मिलके जो हम कहेंगे उसको आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाएं। गवर्नमेंट कहेगी नहीं, वो तो हमारी राइट है टू हैव दिस थिंग। फिर ये फैसला होगा जी, मुश्तरका होगा, कमेटी बनेगी, कमेटी में जाएगा तो यार मामला। कहीं नहीं जाएगी, ये बात चलती जाएगी। गवर्नमेंट ना नहीं करेगी और हाँ भी नहीं करेगी, अच्छा, और ये लगे रहेंगे। ठीक। दिस इज माई प्रेडिक्शन। मुझे नज़र नहीं आ रहा कि मुज़ाकरात के ज़रिए अगले साल या 1.5 साल के अंदर कोई नया इलेक्शन कमिश्नर विद द ओके ऑफ द पीटीआई आ जाएगा। आई डोंट सी दैट हैपनिंग। अरे आपने 1.5 साल की पेशगोई कर दी। नहीं आएगा, अच्छा, नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। ओके, नहीं So, यार, इट्स टू मच एट स्टेक हियर। हाँ, तो आपने पहले भी कहा था कि दाना डाल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंगेज करने की पॉलिसी चलती रहेगी, और अभी भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। और वो चलेगी, फिर ब्रेकडाउन हो जाएगी, फिर चलेगी, फिर ब्रेकडाउन हो जाएगा, फिर एक दूसरे के गले पड़ जाएंगे, फिर शुरू हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें गवर्नमेंट को सीरियसनेस थोड़ी यूं दिखानी पड़ेगी कि कोट लखपत में जो कैद हैं लीडर्स, उनकी पैरोल पे रिहाई हो जाए। कोई पैरोल पे रिहाई नहीं होनी। ओके, चलिए ये भी मैंने कह दिया। सेठी साहब ने एक नहीं, एक मैं देखिए, करके, मुझे मालूम नहीं है, मैं पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहा हाँ, हूँ। एनालिसिस के बाद देखिए, ये जब बात कर रहे पॉलिटिकल हैं, एनालिसिस करते हैं ना, तो आप सोचते हैं कि अगर मैं शहबाज शरीफ जगह पे हूँ तो और मैं टोटली डिपेंडेंट हूँ जी, ऑन द फील्ड मार्शल, अच्छा, ठीक, तो मैं मुंह ना खोला विदाउट फर्स्ट चेकिंग विद द फील्ड मार्शल, हाँ, ठीक है ना। तो अब फील्ड मार्शल ने तो उनको नहीं पता कि ये जॉनीज जो है, इनके पास कोई पावर वावर नहीं है, इनको पैरोल देने से क्या होगा। अच्छा, समझने की बात है ना, ये हाँ, पते की तो बात बात है, ये है कि analysis एक आध बंदे को कुछ हो सकता है, कि सारे नु बाहर काट दियो। नो सर, एक तो शाह महमूद कुरैशी हो गया, आधा कौन? नहीं, अब हो सकता है शाह साहब ना भी हो, किसी और को कर दें, मुझे क्या पता। अच्छा, ये तो वो देखेंगे ना कि जी अगर करना है इसके फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। बिकॉज होगा ये कि जिसको भी निकालेंगे ही हैज़ टू गिव सर्टेन एश्योरेंसेस। तो क्या एश्योरेंसेस देने के काबिल हैं इनमें कौन से इस कोई? पोजीशन में है? ये तो नहीं कि ये मज़हब बाहर देखना निकल के पड़ेगा, फिर शुरू हो कट- जाएंगे कोई ड्रामा करना। कार्ड और ये देखना जो पड़ेगा। ट्रैक रिकॉर्ड है जी, वो जैसे तो- बुशरा बीबी को ट्रैक लाया रिकॉर्ड गया। तो इनका अच्छा नहीं है ना, बहुत से लोगों को छोड़ा है इन्होंने, हाँ। ठीक है, जो वादे करके गए थे, कोई भाग गए बाहर और जाके फिर दगाबाजी शुरू कर दी, ठीक है ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, दे बिट्रेड अस। हमने तो उनको वादा लिया था इनसे कि अब यू विल बी गुड बॉयज। वो गुड बॉयज, हाँ हाँ चलो जी जहाज से चढ़ा दो, गुड बॉयज ना बी बिहेव, उन्हें जानते सार जाके चाकू काट ले, ठीक है ना। तो अब वंस बिटन ट्वाइस शाय, Right. ऐसे ही है ना, ऐसा मुहावरा ही यही है ना। हाँ, फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है। तो अब मेरा ख्याल है कि वो नरमी नहीं दिखाई जाएगी जो पहले दिखाई गई। ठीक, लेकिन ये डिफ्लेक्शन सी चलती रहेगी एक, और इस तरह से तो जो इसलिए ज्यादा तवक्को करना कि उम्मीदें पता ना नहीं, लगाएं हाँ, हालात के उम्मीदें ना चेहरे लगा से। के बैठे। मैं तो डिस्कस ही नहीं करना चाहता ये तो हर रोज एक नई ड्रामा चले, शुरू हो हम जाता है। सोच रहे थे कि जो नई एंट्रीज हुई हैं उनकी बाबत बात कर लें। महमूद अचकज़ई साहब क्या रोल प्ले कर सकते हैं, किस हद तक कर सकते हैं, वो आपने बता दिया कि एस्टैब्लिशमेंट प्राइम के मिनिस्टर नज़दीक। साहब किसी को नॉमिनेट कर देंगे, अगर ज्यादा उन्होंने कहा ना हाँ तो कर देंगे, हाँ। निकलना कुछ नहीं होगा, मैं तो दस। ठीक है, एक और मश्क हो जाएगी, जैसे पिछले साल के आखिर में भी हमने एक मश्क देखी मुज़ाकरात की, तो एक और मश्क हो जाएगी, यानी नए साल के आगाज़ पे हमें कोई ब्रेक थ्रू फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को नहीं मिल रहा। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। आपने ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद की बात की, तो कई ज़माना था कि वाकई ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद लोग आते थे, इसमें सफ़र करते थे, मुनाफा बख्श इदारा था। हमने ट्रेन किया मुख्तलिफ एयरलाइंस को भी, और वो एयरलाइंस आज टॉप कंसिडर की जाती है, टॉप रेटिंग्स हैं उनकी, लेकिन हमारी एयरलाइन सफ़ेद हाथी बन गई एक अरसे के बाद। और इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे वज़ीर इत्तलात ने भी बताया, निचकारी के मोहम्मद अली साहब के हमरा के ओवर द टाइम ये कैसे खसारे में गई और उसके बाद इसको फ़रोख्त करने के लिए हुकूमत ने क्या क्या इकदाम किए। सेठी साहब, फवाद हसन फवाद साहब जब निगरान दौर में निचकारी के वज़ीर थे ना, तो उन्होंने बताया इस पर 100% होमवर्क मुकम्मल हो चुका है और जल्द ही से फ़रोख्त कर दिया जाएगा। IMF की एक बड़ी शर्त भी थी प्राइवेटाइजेशन की। तो जो ये सौदा हुआ, इसमें हमने देखा कि 135 अरब में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 75% ऑफ शेयर्स खरीद लिए, लेकिन 25% रखे गए, और ये कहा गया कि 10 अरब ही हुकूमत को मिलेंगे, लेकिन हुकूमत ने कहा कि हमें 55 अरब इस मद में मिल रहे हैं, और ओवर 90 डेज। नहीं ऐसे नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा 45 अरब, वो 25% की हमारे पास मालियत है। नहीं ऐसे नहीं है। हाँ। लेट मी एक्सप्लेन। ओके, हाँ, वो ये है कि पहली बात तो ये है कि ये डील है क्या। हाँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट सो है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट द डील इज। इसमें काफ़ी कंफ्यूजन है, मैं आपको बताता हूँ क्यों कंफ्यूजन है। हाँ, जान के यही मेरा सवाल था। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसीलिए वो आप भी थोड़ी सी जरा फायदेमंद है भी या नहीं? फिगर्स, फैक्ट्स, फिगर्स। हाँ देखिए, पिछले साल जी 10 अरब रुपए की बिड लग रही है। जी, वो एक बड़ी
हाँ, प्रॉपर्टी टाइकून उन्होंने जो भी थे, लगाए 10 जी, अरब रुपए की बिल्डिंग। जी। तो शोर पड़ गया यहाँ, 10 अरब रुपए साढ़ा दे, जहाज जड़ा हुआ इन्हें देते इन्हें देते इन्हें देते, और ज़मीन इन्हीं है और ये है और वो है। तो गवर्नमेंट ने सॉरी 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 करके वापस कर दिया। उन्होंने सोचा अब क्या करें, 10 अरब मिल जाए तो इससे बेहतर क्यों नहीं मिल सकता हमें कुछ, अच्छा, मगर अब कैसे इसको सेल किया जाए, इसको स्पिन किया जाए, स्पिन किया जाए। ओके, तो उनके स्पिन ऐसे करते हैं कि हम इसको कहते हैं कि कम से कम 100 अरब रुपया मिलना चाहिए हमें, और उसके बाद फिर हम ऑक्शन करेंगे, रिजर्व प्राइस रख देते हैं और फिर उसके बाद ऑक्शन करेंगे। अच्छा, ऑक्शन करते करते 135 हो गया, ओके, ठीक। हाँ, अब 135 हो तो गया है, हाँ, मगर एट द एंड ऑफ द डे ये 10 ही है। हाँ, बाकी इन्वेस्टमेंट तो अंदर भी है, ये क्या है? नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। अच्छा, 135 क्या है ये? 135 ये है कि खरीदने वाले लोग 135 देंगे, जिसमें से 90-92% गवर्नमेंट जो है वापस इनको दे देगी। कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਓ। कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਓ, ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ जो भी बिड करते अगर 10 दे के गवर्नमेंट की जान छोड़ते तो फिर इन्वेस्टमेंट तो करनी थी ना इसके अंदर। नहीं करनी थी। हाँ, तो वो इन्होंने कहा जी ਤੁਹਾਨੂੰ दे देने, तुसी वापस हम दे देना, ताकि लगे ऐसे कि हमने 135 पे बेचा। इतनी बड़ी रकम में बेचा। तो जनाब पहले तो ये फार्मूला ढूंढा गया, दूसरा ये फार्मूला ढूंढा गया कि वो जो लॉसेस हैं 600-650 अरब रुपए के, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? तो गवर्नमेंट को देने पैणगे। तो अगर आपने कंपनी के अंदर रख दिए तो कोई खरीदेगा कोई नहीं, हम कैसे देंगे, हमारे ऊपर तो केसेस हो जाएंगे। अच्छा। उन्होंने कहा जी नई कंपनी बना देते हैं, होल्डिंग कंपनी बना दें, ये सारे का सारा लॉस हम उठा के तो गवर्नमेंट के खाते में डाल देते हैं। अच्छा, ये गवर्नमेंट इसको देगी, ये सारे का सारा लॉस जो है PIA का वो गवर्नमेंट देगी, मतलब आप देंगी, मैं दूंगा, गवर्नमेंट क्या है, हमारे पैसे ही है ना। जाहिर है। अच्छा, अब ये जो लॉसेस होते रहे वो बाद में मैं आता हूँ उसकी तरफ, कि कैसे हुए और क्यों हुए हैं ये, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन दैट। लो जी, वो लॉसेस सारे गवर्नमेंट ले गई, हाँ, और जो 4 पैसे मिले थे उनमें से 3.5 पैसे वापस कंपनी को दे दिए। 4 में से 3.5। तो मतलब ये गलती हुई 10-12 अरब दी मिली ना, उतने को ले लिया। तो एक तो ये कि तो क्यों ऐसे करना पड़ा, हाँ, क्यों करना पड़ा इतना, इसलिए चकमा because क्यों दिया? कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है PIA को, जिस किस्म की उसकी सूरत हाल है। उसके जो एम्प्लॉई रेशियो है, क्या एक जहाज़ के पीछे कितने एम्प्लॉइज़ हैं? हाँ, ये फ्लीट की पूरी रिसर्च 350 मौजूद से है। 500 एम्प्लॉइज़ तो अभी भी छांटी करने के बाद भी हैं, और जो ग्लोबल एवरेज है वो 200 के करीब जी, 200 के करीब एवरेज है। Yes, एवरेज है। you're मैं right. आपको सारे डिटेल्स भी बता सकता हूँ, आपके पास भी होंगे। जी, मेरे पास भी वी हैं। विल कम बैक टू दैट लेटर। ओके, सो बेसिकली ये कि कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं अंडर दीज टर्म्स एंड कंडीशंस। अब ये है कि गवर्नमेंट ने इसको इस तरीके से इसको ट्विस्ट करके और प्रेजेंट किया है। तो क्या गवर्नमेंट ने कोई धोखा किया है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्यों। सिचुएशन ये है कि इसके पहले कि हिंदुस्तान में एयर इंडिया जी, के साथ भी इसी किस्म का फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया था। टाटा है। उसकी तारीख जो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है टू एक्सप्लेन। एयर इंडिया टाटा वालों ने ये सेटअप की थी जी, 1945 के बाद इसका नाम उन्होंने एयर इंडिया रख दिया, ठीक है, 1951 में या 53 में मेरा ख्याल है। 1953 पहले ये में। टाटा एयरलाइन थी, जी, फिर पार्टीशन के बाद इसको 1953 में मेरा ख्याल है एयर इंडिया कर दिया। जी, अच्छा, उसके बाद ये चलती रही, मगर 94-95 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी डिसीजन ली कि अब हम प्राइवेट सेक्टर में भी इसको करेंगे। अच्छा। और 53 में इसको नेशनलाइज कर लिया गया था। और उस वक्त इंडिया के अंदर मैसिव नेशनलाइजेशंस हो रही थी। जी, वो रशियन मॉडल फॉलो कर रहे थे सोशलिज्म का। बाय द वे जो भुट्टो साहब ने भी यहाँ मैं भी try यही किया। पूछने वाली थी। भारत इंडिया में पहले ये हो चुका था। तो टाटा की एयरलाइन को उन्होंने नेशनलाइज कर लिया था। 1994-95 में फैसला हुआ कि और एयरलाइंस को प्राइवेट सेक्टर में अब इजाज़त देंगे, कंपटीशन होनी चाहिए। जब ये हुआ तो उसके बाद एयर इंडिया ये कम्पीट नहीं कर सकी। ये नेशनलाइज सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर था, और वो जो थे प्राइवेट सेक्टर थे। प्राइवेट सेक्टर मोर एफिशिएंट, मोर प्रॉफिट ओरिएंटेड, जी, मोर हाई प्रोडक्टिविटी। तो ये नमक डोल हो गई, बिकॉज इसको सब्सिडी के बगैर ये जिंदा नहीं रह सकती थी। तो फिर क्या हुआ, इसके भी लॉसेस बनने शुरू हो गए जो कि हुकूमत और इंडिया को देने पड़ रहे थे। ठीक है, फिर इंडियन एयरलाइंस भी एक उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट की एक और इदारा था, उसका नाम था इंडियन एयरलाइंस। वो भी नेशनलाइज गवर्नमेंट की थी। अच्छा। वो गवर्नमेंट ने सेटअप की थी, और उसको इसके साथ मर्ज कर दिया गया, ताकि उसका ख्याल था कि वो शायद थोड़ी सी प्रॉफिटेबल है
और ये अनप्रॉफिटेबल है तो मिल जाएंगे तो शायद ओवरहेड्स कम हो जाए और ये काम चल पड़े। अच्छा। मगर फिर भी ये काम नहीं चल पड़ा और 2012 से लेके 2020 तक, ठीक 21 तक 2020-21 तक कोई 4 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका था जो गवर्नमेंट की जेब से जा रहा था। अच्छा, 4 अरब डॉलर यानी बहुत 60,000 कोशिश की करोड़। नहीं, वो उनके करोड़ और हमारे करोड़ में बड़ा फर्क है ना आयशा। उनका करोड़ जो है वो हमारे 3 करोड़ है, उनका 1 करोड़ बनता है। जी। तो आपने 4 अरब डॉलर इन डॉलर्स में कर दिया, वो इंडियन रुपीस में है 60,000। 4 अरब डॉलर्स जी। के ये था। आज तो दिस अ लॉट ऑफ मनी, जी। इट्स अ लॉट ऑफ मनी। $4 बिलियन, $4 बिलियन आज के अगर एक्सचेंज रेट लें इज अ लॉट ऑफ मनी। नो डाउट। आप कैलकुलेट कर लें कितना है, आपके पास कैलकुलेटर है? करो ना जरा, टुक 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 करो ना जरा। अच्छा चलो देख लो ना, कर लो। देख लेते हैं इसको भी, maths, doing the maths। गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की, 2-3 दफ़ा इसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश की तो नहीं समझ, कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। फाइनली उन्होंने ये मॉडल नया बनाया के जो आज पाकिस्तान ने अप्लाई किया है। उन्होंने ये मॉडल बनाया कि पहले एक नई कंपनी बनाई, ओके, इसके सारे लॉसेस उस कंपनी में डाल दिए। ठीक, ओके। हमने भी यही किया, एक नई कंपनी बनाई है, सारे लॉसेस उधर, ताकि इसकी बैलेंस शीट जो है ना वो साफ हो क्लियर हो जाए। हाँ। ओके, नया आगाज हो। हाँ, अब कोई लॉसेस नहीं है आपके। हाँ। अब शुरू करना है। दोबारा अब से। बताएं ये असासे हैं हाँ, तो क्या करेंगे? और आपकी क्या है, इसको कितने क्या। उन्होंने भी फिर यही ड्रामा किया अच्छा, कि इसी किस्म की अलग कंपनी बना के लॉसेस अलग कर दिए और टाटा को वापस टाटा ने खरीद ली। वो दिन है और आज का दिन है कि अभी तक वो प्रॉफिटेबल नहीं हुई, ओके, अभी तक नहीं हुई। हालांकि अब टाटा के हाथ पे आ गई है, अभी भी जरा इश्यूज। अच्छा। पार्ट ऑफ द इशू इज कि इन द मीनवाइल बहुत सी यंग नई एयरलाइंस आ आ गई गई हैं, है ना, बड़ी कंपटीशन हो गई है। और ये पुरानी एयरलाइन है, ये पुरानी एयरलाइन के पुराने प्रॉब्लम्स होते हैं जी। और नई एयरलाइंस के वो प्रॉब्लम्स नहीं होते। अभी अभी एक क्रैश भी हुआ इसी का, एयर इंडिया का। ऊपर से लाइक PIA, राइट। हमारा भी क्रैश है जी, हमारे भी और इनका भी crashes एक हैं। क्रैश है। दोनों की बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन। इन्होंने भी वही मॉडल इख्तियार किया जो एयर इंडिया वालों ने किया। चले, उसमें 100% स्टेक्स सेल किए गए थे ना। हाँ, तो अब इसमें क्यों 100% नहीं? इसमें भी वही होगा, ये मैं आपसे कहने वाला था कि हुआ ये है कि अब 75% स्टेक 135 बिलियन का दे दिया। जी ऐसे ही है, जी, ऐसे ही है। 25% अभी छोड़ दिया है, वो गवर्नमेंट के पास है। मगर ये वादा किया है कि अगर आप खरीदना चाहें वो तो 90 डेज में खरीद लें। तो ले लें, हम वो भी दे देंगे आपको इन्हीं टर्म्स के ऊपर। अच्छा, ठीक। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बिल्कुल। तो कौन लेने आएगा? या ये पार्टी अगर इन्होंने लेना होता तो पहले ही ले लेते 100%, नहीं लिया ना। हाँ, लेकिन इनको ज्वाइन किया एक और कंपनी ने, वेरी गुड। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी। तो इस फौजी consortium में आ फर्टिलाइजर गई। कंपनी जो कि पहले सामने नहीं आई थी उस तरह से, हाँ, और 25% रिजर्व हो गया था, अब फौजी फर्टिलाइजर सामने आ इन रहा हो गए। है। अब होने जा रहे हैं। ये बात ये है कि स्पिन कर दिया हमने। नहीं, मैंने स्पिन नहीं किया। अच्छा। फौजी फर्टिलाइजर बड़ी डायनामिक कंपनी है, तो उसकी तो इशू नहीं है। इशू ये है कि ये है तो फौजी फर्टिलाइजर ना, जी जी, इट्स अ स्टेक ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इन इट। ओके, ओके इट्स वन ऑफ देयर कंपनीज। ओके। तो अब ये सबको सूट करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रंट लाइन पे आने के बजाय यानी बैनर किसी और का? देखिए, अगर ये पहले ही आते जी। तो 20 ये इन्होंने कम से कम 25% तो लेना था ना, मे बी मोर। हाँ, मैनेजमेंट कंट्रोल के बगैर फौजी फर्टिलाइजर नहीं आएंगे। अच्छा, तो उस वक्त फिर बहुत सारे यहाँ तज्जियाकार हैं और लोग हैं और PTI है, और शोर डाल दे रहा था कि फौज लेगी, फौज लेगी, फौज। जी। कोई नहीं, शोर तो अभी भी है। अभी वो नहीं है, अगर वो होता तो और ज़्यादा होता ना कि फौज न देता। ठीक। हाँ। तो अब ये हुआ कि आरिफ हबीब साहब हाईली रिप्यूटेबल, हाईली रिस्पेक्टेड इन्वेस्टमेंट, सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड स्टॉक ब्रोकर, उन्होंने एक अच्छी टीम इकट्ठी की है ऑफ गुड क्रेडिबल इन्वेस्टर्स। अच्छा, ओके, जो वो तो आ गया consortium का। आपको एश्योरेंस देने के लिए कि एवरीथिंग इज गुड, गुड टू गो। ओके, मगर अभी 25% रहता है, तो 25% में फौजी फर्टिलाइजर का इम्कान है वो आ जाएंगे। ओके, जब वो आएंगे तो ड्राइविंग सीट में वो हो जाएंगे। अच्छा, मगर ड्राइविंग सीट का ये मतलब नहीं है कि वो ही मैनेजिंग डायरेक्टर्स और सप्लाई करेंगे या वो ही चलाएंगे। तो मतलब ये है कि दैट इज़ योर सिक्योरिटी ब्लैंकेट। सिक्योरिटी ब्लैंकेट से मुराद ये है कि फिर PPI के साथ कोई हुकूमत गड़बड़ नहीं कर सकती। हाँ, तो ये टैक्स छूट और ये फ्यूल के फिर वो ऊपर जारी निगोशिएशंस जो है ना वो आगे, हाँ। वो इनकी तरफ से FFC के लोग करेंगे ना, जिनको ना नहीं की जा सकती। हाँ। तो अब जो नया कंसोर्शियम बन रहा जी। है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होगा, विच इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर द एयरलाइन टू इन्वेस्ट एंड टेक ऑफ। तो उसको जो स्टेबिलिटी या जो स्ट्रेंथ दी गई है
ये दी जाने का इम्कान है जी। वो इस वाया FFC। इतनी खुली बात कोई नहीं करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया अच्छा। कि अब क्योंकि या तो ये आप इसको चलाएं और इसको स्टेबल रखें, ये ना हो कि अगली कोई गवर्नमेंट आए और वो फिर वो गड़बड़ कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की कोशिश करे, ये करे। विद FFC यूनिट कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा, ठीक। इट विल गेट अ फ्री रन। ये जाएंगे, ये रूट्स के ऊपर इधर उधर सारी बातें होंगी, बिकॉज विद द FFC सिटिंग देयर दे विल गेट देयर वे। नए रूट्स की वजह से वैसे भी कहा जा रहा है तो कि इतनी इशू नहीं है, जो इशू है वो रूट्स जो इस वक्त अनप्रॉफिटेबल है। किसी ने सवाल पूछा था ना मिनिस्टर को कि सर जी वो तो की होएगा जो अनप्रॉफिटेबल रूट्स हैं नॉर्दर्न एरियाज, इधर क्वेटा, ये वो जी। तो उनका क्या होगा, वो तो सब्सिडाइज कर रही थी PIA। तो उसने कहा कि वो तो अब अगले जो लोग आएंगे उनको देखना पड़ेगा, अप्रैल से वो आ जाएंगे तो हाँ, देखेंगे। और मैं आपको ये बता दूं तो what कि about- अगर वो आते हैं और ये रूट्स रखने हैं तो गवर्नमेंट से मांगेंगे कुछ, एवं तो नहीं वो लॉस तो में तो ये नहीं जो- जाएगा प्राइवेट सेक्टर। ये जो GST से इस्तिस्ना दिया गया पुर्जों चीजें की, होगी। तैयारों की, और फ्यूल पे भी 15 साल की टैक्स ये छूट, सब कुछ होगा। तो जो बाकी एयरलाइंस हैं उनकी हौसला शिकनी नहीं होगी, जो प्राइवेट बिल्कुल एयरलाइंस होगी, हैं? तो ये बिल्कुल होगी, मगर इसको तो अब चलाना है ना, चलाना इसको तो चलाना है ना। और वो जो 600 अरब रुपए है जिसमें से कम 500 देना पड़ जाएगा, बाकी तो उन्होंने इनको कहना है आप ही दें। उसमें वो भी है ना कि कोई 100-125 अरब रुपया जो है वो आपके पास अभी भी लाइबिलिटी है, वो आपने देने हैं। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दिस इज़ अ फॉर्मूला दैट द इंडियंस ट्राइड एंड हैव नॉट सक्सीडेड सो फार। अभी तक वो प्राइवेट नहीं हुई। अच्छा। दूसरी चीज़ ये है कि माई सेंस इज़ के ये चल जाएगी प्राइवेट सेक्टर में, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर जो है वही काम करेगा जो कि पहले दिन से होना चाहिए था कि प्रोफेशनल लोगों को चलानी चाहिए थी, नॉट रिटायर्ड एयर मार्शल्स एंड रिटायर्ड जनरल्स और बिजनेसमैन जिनको एयरलाइन बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है। आज आप PIA का बोर्ड देख लें ज़रा खोल के कि बोर्ड के अंदर कौन बैठा हुआ है, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे चल सकती थी ये एयरलाइन। जो सियासी बंदा जिसको कहीं ना कहीं पार्क करना होता है तो गवर्नमेंट उसको डायरेक्टर डिफरेंट गवर्नमेंट्स पार्क करती रहती है डायरेक्टर। जी जी, सफारशी वही ना, हेड काउंट आप देखें ना, PIA का 300 से 500 है, वेरी हाई, और दूसरी जो है वो तकरीबन उनकी अगर हम रेशो निकालें तो वही आपकी बात 200 से 250। तो अब बात यह है कि क्या बात है, आपने कहा नुकसान क्यों हुआ? हाँ अब आइए नुकसान क्यों हुआ। हाँ, और वही वजह है जो इंडिया के अंदर एयर इंडिया को नुकसान हुआ था। वो वजह क्या है? क्या? ये सियासी तौर पे इनको हैंडल किया गया, इनको कमर्शियली नहीं हैंडल किया गया। अच्छा। फ़र्क क्या दोनों में? एक वो है कि एमिरेट्स, इत्तेहाद, बहुत सारी जो है नेशनल एयरलाइंस हैं, दे आर ऑल ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ऐसे ही है ना, टर्किश इज ओन्ड बाय द टर्किश गवर्नमेंट, ठीक है, कतर इज ओन्ड बाय द कतरी गवर्नमेंट, एमिरेट्स, इत्तेहाद, ये सारी चारों द मोस्ट सक्सेसफुल एयरलाइंस इन द वर्ल्ड ये गवर्नमेंट चला रही है। तो क्या बात है कि वहाँ की गवर्नमेंट ये चला सकती हैं, लेकिन हमारी हमारी इंडिया गवर्नमेंट की जो भी है नहीं, और इंडिया की गवर्नमेंट नहीं चला सकी। वही सियासी भर्तियाँ, सियासत, ब्यूरोक्रेट्स नहीं चला सकते। ये सबसे एलिमेंट्री प्रिंसिपल है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं दे आर स्टेटस को ओरिएंटेड, दे आर नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड। अच्छा। प्रॉफिट ओरिएंटेड वही होते हैं जो कि प्रॉफिट जिनकी जेब में जा रही हो। ब्यूरोक्रेट्स की जेब में ना कोई प्रॉफिट जाती है, तो उनको तो अपनी मीटिंग्स की पैसे चाहिए और कोई रिस्क नहीं लेनी जी, कि उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लग जाए। कोई रिस्क टेकर्स नहीं होती ब्यूरोक्रेसी। कारोबार के अंदर रिस्क लेनी पड़ती है। द होल आइडिया ऑफ अ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज यू टेक, उसके अंदर एक रिस्क फैक्टर इज बिल्ट इनटू इट। इनबिल्ट होता है। दैट इज व्हाट इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट। एक रिस्क होती है, वो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग ले लेते हैं। कोई गिर जाता है, कोई बन जाता है। ब्यूरोक्रेट कभी कोई रिस्क नहीं लेगा, कल केस खुल जाएगा, केस खुल जाएगा, ये मजबूरी है उनकी। ये एक तो ये हुआ कि ब्यूरोक्रेसी कैन नॉट रन इन प्रिंसिपल, अ सिविल ब्यूरोक्रेसी कैन नॉट रन अ बिग कंपनी, नंबर 1। नंबर 2, इन चारों जगह जिसका आप जिक्र किया वहाँ ब्यूरोक्रेसीज नहीं रन कर रही। अच्छा। वहाँ टॉप कमर्शियल प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल्स आर रनिंग दीज एयरलाइंस। यहाँ तक कि उन्होंने इंपोर्ट किए हैं लोग, उन्होंने अपने लोगों के वाले भी नहीं किया। किसी ने अमेरिका से बंदे बुलाए हुए हैं, किसी ने यूके के बुलाए हुए हैं एंड सो ऑन, प्रोफेशनल्स। और कहीं किसी ने हमारे यहाँ से भी प्रोफेशनल्स को ले गए हैं, स्पेशली पायलट्स एंड सो ऑन। जी। दैट इज द रीजन दैट दे आर एबल टू मेक मनी बिकॉज दे रन इट एज अ कमर्शियल एयरलाइन। ठीक है। और वहाँ सिफारिश के बेसिस के ऊपर किसी को इतनी हाई प्रोफाइल पोजीशन में नहीं लगाया जाता।
यहाँ तो एडमिशन यही होती है, ये मिनिस्ट्री दो, सारा सपोर्ट चाहिए तो मिनिस्ट्री दो, या सानू PI लगा दो, या बोर्ड में फलाने लगा दें, या उस बोर्ड में लगा दें। हर मीटिंग महीने में 4 मीटिंग होती हैं, 5-5 लाख रुपया ले गया, अल्लाह खैर सल्ला। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं 3-3 4-4 बोर्ड के अंदर बैठे हुए होते हैं, इवन समटाइम्स इवन मोर। ठीक है। So one of the main reasons is that bureaucracy cannot run airlines. Forget about airlines; they cannot even run small and medium enterprises. ये जो बाकी SOEs के सारे losses हो रहे हैं, this is all due to the fact that they are being run by non-commercial people ठीक है। who are status quo oriented, who will not take a risk. और जो शाम को उन्होंने अपनी गोल्फ खेलनी है, सुबह आना है और 2 ऑर्डर्स करने हैं, उसके बाद सिगार पड़ना है और चाह के गोल्फ खेलनी है। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में तो पसीना बहाना पड़ता है, कारकर्दगी दिखानी पड़ती है, दिन कामयाब रात- बनाना पड़ता है, रात क्योंकि उनका रिस्क नींद हराम हुई हुई फैक्टर होती होता है ना मान उनका। को रात की नींद हराम हुई होती है। तो दैट इज हाउ दे एंड अप मेकिंग मनी। तो सो आई थिंक मोटी बात जो, और फिर सियासत पार्टीज को अकोमोडेट करना। आपका ख्याल है PI के अंदर पहले MQM ने ढोसे थे अपने लोग, जी और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने किए। हाँ, 2008 से ऑनवर्ड्स ये पूरी शीट दिखाई गई। यही बैंकों में हुआ, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, इसीलिए उनको भी नेशनलाइज से हटा के। हिस्ट्री है सिटी साहब। अब मुझे आप बताएं, बाकी इदारे प्राइवेटाइज होने की तरफ जा रहे हैं, इसके बाद अगले सबके अंदर यही प्रॉब्लम है। कब से IMF कह रही है डिस्कोस को प्राइवेटाइज करें, अब इसके बाद अगला मरहला वही है। हाँ, तो वो सेम प्रॉब्लम, जी सेम प्रॉब्लम। हर जगह पे ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, और ब्यूरोक्रेसी कहती है साढ़े पावर्स। चलें। और बाय द वे ब्यूरोक्रेसी सिर्फ ये नहीं कि DMG, इट्स ऑल द वे, हाँ, इट्स ऑल द ब्यूरोक्रेसी। सेठ साहब, बात इतनी गहरी है, इतनी पेचीदा है कि इसको आजाद करते करते और वक्त भी लग सकता है, लेकिन वक्त है मुख्तसर। हमने एक बहुत अहम मामला है जिसमें पंजाब को लेकर पर कश्मकश जाने से सी। पहले लेट मी टेल यू, बेटर लेट देन नेवर। हाँ। शुक्र है कि ये भी हुआ है। ठीक है। साढ़े PIA भी रह जाएगी, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद अगेन विल बिकम गुड। आपको याद है ये उमर कुरैशी साहब, जो जिसको आप शायद पहचानते हैं एज अ क्रिकेट कमेंटेटर, जी। वो एक ज़माने में PIA में थे। ही वाज वन ऑफ द पीपल जिन्होंने नाम रखा था ये वाला स्लोगन दिया था। स्लोगन दिया हाँ। था। और जब जैकी कैनेडी यहाँ आई थी, हाँ। आपको पता ही है, 1962 में। 62 में, तो एक दफ़ा उठ के जाने लगी तो शी सेड देयर वाज अ ग्रेट फ्लाइट, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। सर्विस बहुत अच्छी थी सर्विस ना, बड़ी हाँ। ज़माना भी मुझे याद है, सुपर्ब। Right. तो इसलिए आई थिंक maybe in 3 or 4 years time PIA will be a great people to fly with. कम बैक हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेक्ट करते हैं। और वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब, उन्होंने भी इसी उम्मीद का इजहार किया है कि हम इसे स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा बनाने जा रहे हैं इस निजकारी के बाद। तो चलें, हुकूमत ने अपनी बेड़ियाँ जो हैं वो इस तरह से तोड़ी, जो पहले किसी की सियासी मजबूरियाँ थी वो इस तरह से ख़त्म हुई। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। मैं चाह रही थी कि UAE की जो प्रेसिडेंट का हिस्टोरिक विजिट है फॉरेन ऑफिस के मुताबिक, उसके ऊपर आपका तबसरा लूँ कि इन हालात में जो एक अरसे से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने की बातें हो रही थी, लेकिन कोई ऐसा दौरा हमें देखने में नहीं मिल रहा था जिसकी बुनियाद पर बात की जाए। तो ये दौरा जो है, क्या ये एक नई ओपनिंग है? इसके बाद क्या हम सऊदी अरब के मेरी वली बात सुनो, ये जी। मुझे कम से कम 15 मिनट चाहिए। नहीं, अब तो वक्त मुख्तसर, क्योंकि हमने PIA के ऊपर अच्छी खासी बात कर लिया। आपने उसमें फ़र्क बता दिया कि मसले की जड़ क्या थी। चलो, तो फिर मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कल के प्रोग्राम के लिए जी, फिर मुझे टाइम चाहिए। 2 बहुत अहम इश्यूज है जो मैंने डिस्कस करने। एक तो ये है ना, मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर का विजिट टू पाकिस्तान, ये एक रोज़ा। इसका क्या ताल्लुक है, वेदर इट इज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पॉलिसी। पहली बात ये ये बड़ा है, तो मैं interesting आपको बताऊंगा व्हाट द रियल इशू इज। अच्छा, तो कल जरूर विल डिस्कस दिस। आई वांट एटलीस्ट 15 मिनट्स ओके, कल मिल सकते टू हैं। एक्सप्लेन दिस फॉरेन पॉलिसी इशू। दूसरा ये है कि ये दूसरा इशू है दिस बिजनेस ऑफ जो पंजाब गवर्नमेंट ने लैंड प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस, लैंड प्रोटेक्शन मैंने उसके बारे में भी आपसे सवाल करना था कि उसके वो जो ऊपर भी ठन मैंने गई है 10-15 दोनों मिनट तरफ। बात करनी है, और मेरे बहुत से खदशात हैं। आई हैव सम इश्यूज विद दिस, एंड मैं उसमें कोई ऐसी बातें करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि चीफ मिनिस्टर साहिबा भी ज़रा गौर से सुने उनको। इस ऑर्डिनेंस पे आपके खदशात हैं या अदलिया के हुक्म पर? दोनों पर। और दोनों पर? दोनों। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। और दोनों के ऊपर मैंने सेठी साहब तनकीदी का भी जायजा लेना है। दोनों के ऊपर एक क्रिटिकल एनालिसिस कल के प्रोग्राम में आप जरूर देख सकेंगे। इससे रिलेटेड या कोई और मामला भी हो जिससे रिलेटेड आप सवाल करना चाहें इस शो में, तो नंबर है आपके सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें। ठीक है जी। थैंक यू।